Hello students, very good morning. Myself Rakesh Yadav. We are discussing chapter 1 related to class 11th of NCERT exercise 1.4. Here question is, if A is equal to 1, 2, 3, 4, B is equal to 3, 4, 5, 6 and C is equal to 5, 6, 7, 8, D is equal to 7, 8, 9, 10, then we have to find these all A union B, A union C, B union C, B union D, A union B union C, A union B union D and B union C union D. These 7 questions are asked related to these sets A, B, C, D, and please watch it till last this video. So let me start. A union B. A union B means what? I have told you already. A union B means we have to write the elements of A and elements of B both, but we should not have to repeat the terms. मतलब हमको किसी भी टर्म को दोबारा नहीं लिखना है, हमको A और B दोनों सेट्स की हमको सारी टर्म्स लिखनी है. A और B दोनों सेट्स की हमको सारी टर्म्स लिखनी है, लेकिन किसी भी टर्म को दो बार नहीं लिखना है, रिपीटेटिवली नहीं लिखना है, केवल एक ही बार लिखना है हर टर्म को. तो 1, 2, 3, 4, अब 3, 4 इसमें भी है, लेकिन 3, 4 चूंकि हम यहाँ लिख चुके हैं तो अब नहीं लिखना है. 5 and 6. दिस इज द आंसर फॉर ए यूनियन बी. ये ए यूनियन बी के लिए आंसर हुआ. सेकेंड क्वेश्चन हमसे पूछा है ए यूनियन सी. ए यूनियन सी मतलब हमको ए और सी की सारी टर्म्स लिखनी है. फिर वापस वही बोलूँगा मैं, अगर कोई टर्म रिपीट हुई है, जैसे मान लो ए में है वो फिर सी में भी है, तो उसको दो बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है. तो ए और सी की अब हम टर्म्स लिखेंगे तो ये हो जाएगी 1, 2, 3, 4, 5. देखिए सी 5, 6, 7 और 8. तो ये ए यूनियन सी निकला. इसके बाद में हमसे पूछा है बी यूनियन सी, मतलब हमको बी और सी की सभी टर्म्स लिखनी है. अगर कोई टर्म रिपीट हो रही है तो उसको दो बार नहीं लिखनी है. तो ये बी यूनियन सी में मैं लिखने जा रहा हूँ 3, 4, 5, 6. अब 5, 6 यहाँ पर भी है, लेकिन हम लिख चुके हैं तो हमको फिर से नहीं लिखना है. 7, 8. ये इसका आंसर हो जाता है बी यूनियन सी का. इसी टाइप से बी यूनियन डी. तो फिर वापस अब हम केवल इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब आप बी देख रहे हैं तो बी को ही देखना है आपको. मतलब आपको खाली ऐसे नहीं देखना है कि खाली देख रहे हैं, आपको ऑब्जर्व करना है, उसको प्रॉपर तरीके से विद कॉन्सेंट्रेशन देखना है, फोकस होकर के देखना है. जैसे यहाँ पर बी में 3, 4, 5, 6 दिया है, हमसे पूछा क्या है बी यूनियन डी. तो 3, 4, 5, 6 और डी में क्या दे रखा है 7, 8, 9, 10. तो कोई सी भी टर्म इसमें अगर रिपीट हो रही है तो उसको नहीं लिखना है दो बार, एक ही बार लिखना है. नहीं लिखना है मतलब आप ये नहीं समझ लेंगे कि जो टर्म दो बार आई है उसको लिखना ही नहीं है. लिखना है उसको, लेकिन उसको केवल एक बार लिखना है. सो हियर वी हैव टू राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल बी. बी के सारे एलिमेंट्स लिख दीजिए 3, 4, 5, 6. फिर आगे देखिए डी में 7 से स्टार्ट हो रहा है तो 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10. मतलब हमने बी और डी के सारे एलिमेंट्स लिख दिए, लेकिन किसी भी एलिमेंट को दो बार नहीं लिखा. तो वैसे भी इसमें कोई सा ऐसा एलिमेंट नहीं था जो दोनों में हो. इसके बाद में हमको निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी. मतलब तो हम ए यूनियन बी तो निकाल चुके हैं, तो ए यूनियन बी की पहले सारी टर्म्स लिख लेते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6. इसका मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ कि ए यूनियन बी यूनियन सी लिखा है तो ए यूनियन बी की सारी टर्म्स तो हमने ऑलरेडी लिख ली. अब इसके बाद में सी और देख लीजिए. सी तो सी में 1, 2, 3, 4 तो नहीं था, 5, 6 था, तो वो 5, 6 फिर से नहीं लिखना है, सिर्फ 7, 8 और लिख देना है यहाँ पर. तो ये ए यूनियन बी यूनियन सी पूरा निकल गया. आप चाहें तो चेक कर सकते हैं इसको. मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी में ए की सारी टर्म्स हैं, बी की भी सारी टर्म्स हैं और सी की भी सारी टर्म्स हैं, और किसी भी टर्म को दो बार नहीं लिखा हमने रिपीट करके. तो ये ए यूनियन बी यूनियन सी निकल गया.
इसके बाद में हम ए यूनियन बी यूनियन डी निकालेंगे। तो सबसे पहले ए यूनियन बी की वैल्यू जैसा कि मैंने आपको बताया था वो वैल्यू हमको लिख देनी चाहिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक की टर्म्स लिख दी हमने जो कि ए यूनियन बी में थी। यूनियन डी मतलब डी वाला पार्ट देखिए, इसमें 7 8 9 10 लिखा है, तो यहाँ तो 6 तक ही लिखा है, तो 7 8 9 10 हमको लिखना पड़ेगा। 7 8 9 और 10 ये हमारी वैल्यू हो गई ए यूनियन बी यूनियन डी की। मतलब हमने ए यूनियन बी के पहले सारे एलिमेंट्स लिख दिए और उसके बाद में डी के भी सारे एलिमेंट्स लिख दिए। अगर कोई सी टर्म इसमें रिपीट होती तो उसको 2 बार नहीं लिखना थी। इसके बाद में बी यूनियन सी यूनियन डी को हमको लिखना है। तो बी के अंदर और सी के अंदर, उसके लिए हमने बी यूनियन सी ऑलरेडी निकाल रखा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये शुरू वाला पार्ट पहले इसमें यूनियन में, हाँ ये ध्यान रखना यूनियन में, इंटरसेक्शन अलग चीज़ होती है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले बी यूनियन सी के ये सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं 3 4 5 6 7 8 7 8 ये 3 4 5 6 7 8 लिख दिया। 3 4 5 6 7 8 ये बी यूनियन सी के सारे एलिमेंट्स लिख दिए। यूनियन डी भी है, मतलब डी के एलिमेंट्स भी लिखना है। तो 7 8 इसमें ऑलरेडी लिखे हुए हैं, मीन्स हमको क्या लिखना है, केवल 9 10। तो यहाँ पर 9 10 और लिख देंगे। तो इस तरीके से ये बी यूनियन सी यूनियन डी की वैल्यू निकल गई। मतलब मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करके बता देता हूँ। ए यूनियन बी मतलब हमने ए के सारे एलिमेंट्स लिख दिए पहले, फिर बी के देखने गए तो 3 4 ऑलरेडी लिखा हुआ था, इसलिए इसको फिर से नहीं लिखा। 5 6 जो था वो बचा था तो उसको लिख दिया। फिर ए यूनियन सी निकाला तो 1 2 3 4 ए में ऑलरेडी था तो 1 2 3 4 पहले लिख दिया। इसके बाद में सी को देखा तो सी में 5 से स्टार्ट हुआ है, 5 6 7 8, तो 5 6 7 8 उसके बाद हमने लिख दिए। किसी भी टर्म अगर कोई सी टर्म रिपीट होती तो उसको हम 2 बार नहीं लिखते, एक बार लिख के ही छोड़ देते हैं। फिर बी यूनियन सी निकाला तो बी की सारी टर्म्स लिख दी पहले 3 4 5 6। इसके बाद में सी के अंदर देखिए 7 8, तो ये 7 8 हमने लिख दिया। फिर बी यूनियन डी निकाला तो बी की वैल्यू सारी लिख दी 3 4 5 6। उसके बाद में डी की वैल्यू देखी 7 8 9 10 है, तो 7 8 9 10 भी उसके साथ में लिख दिया। फिर ए यूनियन बी यूनियन सी निकाला तो ए यूनियन बी के सारे एलिमेंट्स लिख दिए पहले। देखिए ए यूनियन बी में 1 से लेकर के 6 तक के सारे एलिमेंट्स थे। इसके बाद में सी भी है इसमें यूनियन में, तो 6 के बाद वहाँ पर 7 और 8 और है, तो वो 7 और 8 भी यहाँ पर हमको लिखना पड़े, लेकिन 5 6 को रिपीट करके नहीं लिखा। इसी टाइप से ए यूनियन बी यूनियन डी निकाल रहे थे तो पहले ए यूनियन बी की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 पहले लिख दी। फिर उसके बाद में डी के एलिमेंट्स देखे तो वो 7 से स्टार्ट थे, तो 7 8 9 10 उसके आगे लिख दिया। फिर बी यूनियन सी यूनियन डी निकाला तो पहले बी यूनियन सी के सारे एलिमेंट्स लिख दिए। देखिए बी यूनियन सी यहाँ था, तो पहले हमने 3 4 5 6 7 8 लिख दिया बी यूनियन सी का। फिर उसके बाद में यूनियन डी देखा तो ये 7 8 तो उसमें लिखा हुआ है, लेकिन फिर से उसको नहीं लिखेंगे क्योंकि रिपीट नहीं करना है, लिखना है लेकिन एक बार लिखना है। और उसके बाद में 9 10 उसमें एडिशनल थे तो 9 10 और लिख दिए। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट होता है। नाउ सी और क्वेश्चन नंबर 5th, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। मतलब हमको जो नीचे दिए गए सेट्स हैं इनका इंटरसेक्शन निकालना है, यूनियन नहीं इंटरसेक्शन। तो मैं आपको पहले ये बता देना चाहता हूँ कि ये बुक में क्वेश्चन इस टाइप से नहीं दिया है, ये बुक में इस टाइप से दिया है कि फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दो सेट्स विच आर गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज हैविंग दीज पार्ट्स, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। सो वी आर फाइंडिंग हियर इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। हमको यहाँ पर क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि x इंटरसेक्शन y, ये साइन का होता है इंटरसेक्शन का। तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जब हमने यूनियन और इंटरसेक्शन का पूरा मैंने डेफिनेशन के साथ में आपको हर कंसेप्ट क्लियर किया था। तो x इंटरसेक्शन y में मतलब x और y के केवल उन एलिमेंट्स को लिखा जाता है जो x में भी है और y में भी है। तो ऐसा कोई एलिमेंट देखिए, 1 दोनों में है, 3 ये भी दोनों में है, तो
तो यहाँ पर आंसर होगा 1,3। 5 इसमें तो है लेकिन उसमें नहीं है, 2 उसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसलिए 2 और 5 हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। हम केवल इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट लिखते हैं, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जो एलिमेंट्स कॉमन होते हैं, मतलब इस सेट में भी होता है और इस सेट में भी होता है, उन एलिमेंट्स को ही यहाँ पर लिखा जाता है। वी हैव टू राइट दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन सेट एक्स ऑल्सो एंड इन सेट वाई ऑल्सो, देन दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ सेट एक्स एंड सेट वाई. This is the symbol of intersection. So here it is 1,3. Now in second question, A is equal to A, E, I, O, U and B is equal to A, B, C. So here in A intersection B, यहाँ पर A और B के उन एलिमेंट्स को लिखना है हमको जो कि कॉमन है, जो इसमें भी है और उसमें भी है. A यहाँ पर भी है, A यहाँ पर भी है, तो यहाँ A आ जाएगा. और कोई सा ऐसा एलिमेंट यहाँ पर नहीं है जो इसमें भी है, तो इसका आंसर सिर्फ A होगा. ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा. इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है. इसको सबसे पहले हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं. देखिए A वाले सेट में डिफाइन किया गया है कि x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर. x कुछ इस प्रकार है कि x एक नेचुरल नंबर है एंड मल्टीपल ऑफ 3. और किसका मल्टीपल है? 3 का. तो 3 का मल्टीपल क्या क्या होता है? 3, 6, 9, 12 डैश डैश डैश. तो ये 3 के मल्टीपल्स हमने लिख दिए यहाँ पर. और B में हमको वो एलिमेंट्स, मतलब वो नेचुरल नंबर लिखना है जो लेस देन 6 है. तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से. लेकिन लेस देन 6 मतलब 6 से छोटे, तो 1, 2, 3, 4, 5, केवल 5 तक के एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि लेस देन 6 बोला है. लेस देन एंड इक्वल टू नहीं बोला है, तो 6 हमको नहीं लिखना है. अब इन दोनों में A और B में दोनों में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो A इंटरसेक्शन B में लिखेंगे. तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है? केवल 3 ऐसा एलिमेंट दिख रहा है जो A में भी है और B में भी है, तो इसका आंसर होगा 3. अब मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि इंटरसेक्शन का सबसे पहले साइन होता है, इंटरसेक्शन का ये साइन होता है इंटरसेक्शन. दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन. ये किसका साइन है? इंटरसेक्शन का. हमको इंटरसेक्शन निकालना है नीचे दिए गए साइड्स का. तो इसमें x की जगह पर 1, 3, 5 था, y की जगह पर 1, 2, 3 था. तो हमने केवल उन एलिमेंट्स को लिखा जो x और y दोनों में हो. तो 1 x में भी था, y में भी था, और 3 भी x में भी था और y में भी था. तो यहाँ x इंटरसेक्शन y की वैल्यू 1,3 हो गई. ऐसे ही सेकेंड वाले क्वेश्चन में सेट A में A, E, I, O, U दिया हुआ था, सेट B में A, B, C दिया हुआ था. तो A इंटरसेक्शन B में हम वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो इसमें भी है और उसमें भी है. तो ऐसा केवल एक ही एलिमेंट है A जो A में भी है और B में भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा A. फिर इसके बाद में थर्ड वाले क्वेश्चन में हमको दिया था A इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3. x कुछ इस प्रकार है कि x नेचुरल नंबर है, मतलब 1, 2, 3, 4 इस टाइप से, उसमें से केवल मल्टीपल ऑफ 3 लिखना था. तो हमने लिखा 3, 6, 9, 12, क्योंकि ये सब मल्टीपल ऑफ 3 हैं. इसके बाद में B वाले सेट में हमको दिया है कि x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6. हमको यहाँ पर केवल B में उन एलिमेंट्स को लिखना था जो 6 से छोटे नेचुरल नंबर हैं. तो हमने 1, 2, 3, 4, 5 लिखा. अब इसमें और इसमें केवल एक ही ऐसा एलिमेंट था जो कॉमन था, मतलब दोनों सेट्स में था, वो एलिमेंट था 3. तो हमने A इंटरसेक्शन B में 3 लिखा. तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 के हमारे 3 पार्ट्स कंप्लीट हो गए. बाकी आगे के मैं बता रहा हूँ. इस क्वेश्चन में अब 4th नंबर जो क्वेश्चन है उसमें दिया है A इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड 1 इज लेस देन x इज लेस देन और इक्वल टू 6. फिर इसी में B सेट को डिफाइन किया है x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड 6 इज लेस देन x इज लेस देन 10. तो यहाँ पर सबसे पहले हम सॉल्यूशन में A लिखेंगे, जैसा कि A में दिया है x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर
एंड 1 इज लेस देन x इज लेस देन और इक्वल टू 6, तो हमको 1 नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि 1 से बड़ी वैल्यू लिखनी, यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है। अगर यहाँ इक्वल टू भी होता तब हम 1 लिख सकते थे। तो सबसे पहले इसको सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। 2, 3, 4, 5 और 6, ये हमने ए सेट के सारे एलिमेंट्स लिख लिए। इसके बाद बी सेट्स के सारे एलिमेंट्स लिखना पड़ेंगे हमको। x is such that x is a natural number and 6 is less than x is less than 10, means we have to write the elements which are in between 6 and 10। 6 और 10 के बीच के वैल्यूज़ को लिखना है, और यहाँ पर चूंकि इक्वल टू नहीं है तो 6 और 10 उसमें इन्वॉल्व या इंक्लूड नहीं होंगे, मीन्स वी हैव टू राइट इट फ्रॉम 7। सो 7, 8, 9 आर द एलिमेंट्स। नाउ सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इंटरसेक्शन b हियर। a इंटरसेक्शन b, यहाँ 2 दोनों में नहीं है, 3 भी दोनों में नहीं है, 4 भी दोनों में नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी दोनों में नहीं है, 8 भी नहीं है और 9 भी नहीं है। मीन्स हियर द आंसर इज 5। ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं है जो दोनों में हो, तो ये एम्प्टी सेट है। तो a इंटरसेक्शन b की वैल्यू यहाँ पर 5 हो जाएगी। इस सिंबल को 5 बोलते हैं, ये एम्प्टी सेट को डिनोट करता है। मीन्स अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन इन दोनों में नहीं होता तो फिर a इंटरसेक्शन b की वैल्यू 5 कहलाती है। इसके बाद में 5th वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा a इंटरसेक्शन b। a में 1, 2, 3 दिया है, b में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इसमें कॉमन एलिमेंट तो कोई सा भी नहीं हुआ, मतलब a इंटरसेक्शन b की वैल्यू यहाँ पर भी 5 हो गई। तो इन दो क्वेश्चंस में हमने ये सीखा कि अगर कोई वैल्यू कॉमन नहीं होती है तो हमको उसको एम्प्टी सेट के रूप में बताना पड़ता है इंटरसेक्शन के केस में। तो यहाँ पर a इंटरसेक्शन b में 5 आया, और इस वाले क्वेश्चन में भी a इंटरसेक्शन b में 5 आया, क्योंकि एक a में एलिमेंट्स थे, b में कोई एलिमेंट ही नहीं था, तो कॉमन कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ पर a और b में एलिमेंट्स तो थे लेकिन कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं था जो दोनों में हो, इसमें भी और इसमें भी, तो इसलिए यहाँ पर भी हमने 5 लिखा। So here it is a intersection b is equal to 5, and in 5th question also a intersection b is equal to 5। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारा फिनिश हो जाता है। Now see students, we are discussing now question number 6th। Here 4 sets are a is equal to, if a is equal to 3, 5, 7, 9, 11, b is equal to 7, 9, 11, 13, and c is equal to 11, 13, 15, and d is equal to 15, 17, then we have to find a intersection b, b intersection c, a intersection c intersection d, a intersection c, and b intersection d. These we have to find. So let us see a intersection b, means intersection में हम क्या लिखते हैं, वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों में हो। तो a और b जो दोनों में हो, ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो a में भी है और b में भी है। 7 a और b दोनों में है, 9 a और b दोनों में है, 11 a और b दोनों में है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 7, 9, 11। मीन्स वी हैव टू राइट दोज एलिमेंट्स हियर विच आर कॉमन इन बोथ द सेट्स, मीन्स विच आर प्रेजेंट इन a ऑल्सो एंड इन b ऑल्सो। तो 7 a में भी था, b में भी था, 9 a में भी था, b में भी था, और 11 भी a और b दोनों में था, तो इसलिए यहाँ पर 7, 9, 11 होगा। इस तरीके से हमने a इंटरसेक्शन b निकाला। फिर अब b इंटरसेक्शन c देखिए, मीन्स हमको b और c के वो एलिमेंट्स लिखना है जो दोनों में हो। तो 11 एक ऐसा एलिमेंट है जो b में भी है और c में भी है। इसी टाइप से 13 भी एक ऐसा एलिमेंट है जो a में b में भी है और c में भी है। 11 और 13 b और c दोनों में है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 11, 13। यह हमारा b इंटरसेक्शन c का आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नाउ सी व्हाट वी हैव टू डू। अब हमको a इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन d निकालना है, तो मैं इसके लिए आपको एक सजेशन दूंगा कि अगले क्वेश्चन में हमसे a इंटरसेक्शन c पूछा है, तो हम क्यों ना पहले a इंटरसेक्शन c निकाल लें, जिससे हमारा ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो इसलिए पहले a इंटरसेक्शन c निकालते हैं।
लेट अस सी ए इंटरसेक्शन सी में क्या है, मतलब ए और सी दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो कौन सा है, 11 एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में भी प्रेजेंट है और सी में भी प्रेजेंट है। तो यहां पर ए इंटरसेक्शन सी में केवल 11 आया। इससे हमको क्या बेनिफिट मिला, हमको ए इंटरसेक्शन सी के साथ में इंटरसेक्शन डी पूछा है, तो ए इंटरसेक्शन सी में तो केवल 11 है और डी में क्या है 15 17, तो इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है। तो चूंकि ए इंटरसेक्शन सी में हमारे पास 11 आया है और इसका इंटरसेक्शन पूछा गया है किसके साथ, 15 और 17 के साथ में, तो इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं होने के कारण हम क्या लिखेंगे 5, मतलब हमारे ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। ये हमारा इस वाले पार्ट का आंसर हो गया। इसके बाद में 5th क्वेश्चन देखिए। अब आप यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास 7 9 11 आया और यहाँ बी इंटरसेक्शन सी में हमारे पास 11 13 आया। वहाँ पर ए इंटरसेक्शन सी में 11 केवल अकेला एलिमेंट आया और यहाँ बी इंटरसेक्शन डी देखिए, बी और डी दोनों में कोई सा भी ऐसा एलिमेंट है क्या जो कॉमन हो। बी में 7 9 11 13 है, डी में 15 17 है, तो 7 9 11 13 उसमें नहीं है और 15 17 इसमें नहीं है, तो इसका आंसर क्या हुआ 5, क्योंकि ऐसा कोई सा भी एलिमेंट नहीं है जो इसमें भी हो और उसमें भी हो। बी और डी दोनों में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं मिला जो कॉमन है, तो इसलिए बी इंटरसेक्शन डी की वैल्यू 5 हो गई। एक बार मैं आपको फिर से रिपीटेटिवली बता देता हूँ कि हम इंटरसेक्शन में उन वैल्यूज़ को लिखते हैं जो दोनों सेट्स में होती है। जैसे सपोज ए इंटरसेक्शन बी निकालना था तो ए और बी की उन वैल्यूज़ को लिखना था जो ए में भी हो और बी में भी हो। तो यहाँ पर ए और बी में हमको 7 9 11 मिला था जो ए और बी दोनों में था। इसी टाइप से जब हम बी इंटरसेक्शन सी निकाल रहे हैं तो बी और सी में जो एलिमेंट्स कॉमन थे वो केवल 2 थे, 11 और 13, जो कि बी में भी है और सी में भी है। फिर ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी निकालने के लिए हमने सबसे पहले ए इंटरसेक्शन सी निकाला था। क्यों, क्योंकि उसकी हमको यहाँ पर उसकी हेल्प के बिना ये थोड़ा सा टफ पड़ जाता, तो हमने इसलिए ए इंटरसेक्शन सी पहले निकाल लिया। तो ए और सी में जो कॉमन एलिमेंट था दोनों में वो केवल 11 था, जो यहाँ भी था और यहाँ पर भी था। तो ए इंटरसेक्शन सी में हमने 11 लिखा और फिर ए इंटरसेक्शन सी के साथ में इंटरसेक्शन डी पूछा था, तो ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू मैंने यहाँ पर सेट के रूप में लिख दी, डी की वैल्यू यहाँ पर सेट के रूप में लिख दी और दोनों में देखा कि क्या कोई कॉमन एलिमेंट है, नहीं है, तो इसलिए ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी की वैल्यू मैंने 5 लिख दी। इसी टाइप से ये तो और पहले ही कंप्लीट हो चुका। फिर अब बी इंटरसेक्शन डी निकालना था तो हमने देखा बी में 7 9 11 13 है और डी में 15 17 है, मतलब बी और सी में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो दोनों में हो। यहाँ पर केवल 7 9 11 13 है और वहाँ पर 15 17 है, तो इसलिए यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होने के कारण हमने इसको 5 लिखा। तो इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन नंबर 6 के 5th तक हुए। इसके बाद वाले जो क्वेश्चंस हैं 6th से रिलेटेड वो हम बाद में डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग इट टिल लास्ट एंड प्लीज़ लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब इट एंड share it as much as possible. Sandipani Higher Secondary School Rajoda, the name of the channel is Sandipani Higher Secondary School Rajoda. You will have to subscribe it, share it and like it as much as possible.